हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग इस सीरीज का पार्ट 37 देखेंगे। 36 तक हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इस सीरीज में हम लोग सामान्य विज्ञान के उन सारे प्रश्नों का रिवीजन कर रहे हैं जो पूछे गए थे रेलवे ग्रुप डी 2018 में। इस पूरे सीरीज में हम लोगों ने अब तक किए हैं 1190 सवाल। आज हम लोग 1191 से आगे बढ़ेंगे। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही में बोल दे या फिर खट्टे दूध में बोल दे, लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। टार्टरिक अम्ल इमली में मिलेगा। सिट्रिक अम्ल खट्टे फलों में मिलेगा। एसिटिक अम्ल सिरका में मिलेगा। डैश पौधों में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण को बढ़ावा देता है। ये जो स्टेटमेंट है ये आप अच्छे से ध्यान में रखना। यहाँ पर जो है कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदीकरण, इनमें साइटोकाइनिन और ऑक्सिन दोनों का रोल होता है, लेकिन बोर्ड वाले ने इसका केवल ऑक्सिन पर टिक मारा है, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डैश पौधों में कोशिका वृद्धि यानी कि सेल ग्रोथ एंड सेल डिफरेंशिएशन को प्रमोट करता है ऑक्सिन। डैश दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। यहाँ देखिए, ये पहला न्यूरॉन का पार्ट है, लास्ट वाला पार्ट एक्सॉन टर्मिनल, और ये दूसरा न्यूरॉन का पार्ट है स्टार्टिंग वाला। यहाँ पर दिखाया गया है ये पहला न्यूरॉन, ये दूसरा न्यूरॉन। इस पूरे जंक्शन को जहाँ पर ये दो न्यूरॉन्स आपस में मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं साइनेप्स। इसको बोलते हैं साइनेप्स। इसी साइनेप्स का पार्ट है ये जो कि खाली स्थान है, गैप है इन दोनों न्यूरॉन्स के बीच में, इसको बोलते हैं साइनेप्टिक क्लेफ्ट। साइनेप्टिक क्लेफ्ट, ठीक है। साइनेप्स हो गया जंक्शन, और जो गैप है उसको हम बोलेंगे साइनेप्टिक क्लेफ्ट। अब क्योंकि यहाँ पर साइनेप्टिक क्लेफ्ट नहीं दिया हुआ है तो हम साइनेप्स के साथ जाएंगे। अगर साइनेप्टिक क्लेफ्ट दिख जाए तो आप उसी को टिक मारेंगे, अगर नहीं दिखे तो आप साइनेप्स को टिक मार सकते हो। लेकिन अंतर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। कौन सा बल हमारे सौर मंडल की संरचनाओं को बनाए रखता है? ये है गुरुत्वाकर्षण बल। जो सौर मंडल में जो ग्रह हैं वो आपस में बंधे हुए हैं गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। यदि एक वास्तविक वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, कौन सा? मिरर है। सबसे पहली बात, उत्तल है, कॉन्वेक्स है, ऊपर से क्या है? मिरर है, लेंस नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ध्यान में रखिएगा, उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब है या तो छोटा बनेगा या तो पॉइंट साइज का बनेगा। पॉइंट साइज बोले तो बहुत ही छोटा, वेरी वेरी स्मॉल। या तो छोटा बनेगा या फिर बहुत ही छोटा बनेगा, पॉइंट साइज का बनेगा। पॉइंट साइज का तब बनेगा जब प्रतिबिंब होगा अनंत पे, माफ करना, जब ऑब्जेक्ट जो होगा ये होगा अनंत पे, तब जाकर के जो इमेज बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, ये बनेगा फोकस पे। और स्मॉल कब होगा? स्मॉल अनंत और ध्रुव के बीच में, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी आप वस्तु को डाल दो, स्मॉल ही बनेगा, स्मॉल ही बनेगा। वस्तु को, ऑब्जेक्ट को आप अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी डाल दो, जो प्रतिबिंब है वो छोटा ही बनेगा। और कहाँ पर बनेगा? फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा। इमेज जो है ये यहाँ पर बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, चाहे आप जहाँ पर भी डाल दो, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी। और ये जो प्रतिबिंब बनता है ये सीधा होता है। सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है। तो आपने यहाँ पर क्या देखा? उत्तल दर्पण में सीधा में छोटा प्रतिबिंब बनता है। सीधा में छोटा प्रतिबिंब कभी भी अवतल दर्पण में नहीं बनेगा। सीधा में छोटा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण में बनेगा। सीधा प्रतिबिंब आभासी होता है। बिंदु के आकार का बनेगा। जब वस्तु को अनंत पर रखेंगे तब कहाँ पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। इसके अलावा जो भी प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस और ध्रुव के बीच में बनेगा, चाहे आप वस्तु को अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पर भी डाल दो। तो यहाँ देखो आप, प्रतिबिंब पोल और फोकस के बीच निर्मित है। डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, माफ कीजिएगा, गलत बोला है ना, तो हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। प्रतिबिंब छोटा बनता है, सही है। सीधा बनता है, सही है। आभासी बनता है, वो भी सही हो जाता है। और प्रतिबिंब पी और एफ के बीच में निर्मित होता है, ये भी सही है। डैश एक जटिल अस्थायी ऊतक है, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है। ये है फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम। जटिल अस्थायी ऊतक ये दोनों होते हैं। और पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ये तीनों है अस्थायी ऊतक, लेकिन सरल अस्थायी ऊतक, सिंपल परमानेंट टिश्यू। औद्योगिक उपयोग के लिए उत्पादित एथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसे जहरीले पदार्थों जैसे डैश को इसमें मिलाकर पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है। तो ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया हुआ है। इसमें जो एथेनॉल होता है इसमें क्या मिला दिया जाता है? मेथेनॉल। देखो यहाँ पर मेथेनल लिखा हुआ है, मेथेनल होता है, मेथेनल है, और यहाँ पर मेथेनॉल है।
ठीक है। तो ये मेथनॉल होता है CH3OH, और ये मेथेनल है, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड। ये है एक कार्बन वाला एल्कोहल, और यह है एक कार्बन वाला एल्डिहाइड यानी कि HCHO। फॉर्मल्डिहाइड बोल दो या फिर मेथेनॉल बोल दो। तो हमारा आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। मेथेनॉल को जहरीली शराब बोलते हैं। डैश एक मोनोकॉट है। ये जो फर्न है ये है टेरिडोफाइट, ये टेरिडोफाइटा के अंदर आएगा, ये टेरिडोफाइटा के अंदर आएगा। स्पाइरोगैरा ये हरा शैवाल है, ये थाइलोफाइटा के अंदर आएगा। आइपोमिया और पफियोपेडिलम ये दोनों ही एंजियोस्पर्म्स हैं, ये दोनों ही एंजियोस्पर्म्स हैं, बोले तो फूल देने वाले पादप हैं। जिसमें कि ये जो आइपोमिया है ये है डाइकॉट और ये है मोनोकॉट। हमसे मोनोकॉट पूछा था, डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लिवर वर्ट आपसे कभी पूछ दे, लिवर वर्ट्स एंड मॉसेस, ये किस में आएगा? ब्रायोफाइट्स के अंदर, यानी कि ब्रायोफाइटा समूह के अंदर। निम्न में से क्या श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? श्वसन प्रणाली यानी कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, श्वसन तंत्र है, उसका हिस्सा नहीं है। श्वास नली यानी कि ट्रैकिया, इसी को हम विंड पाइप बोलते हैं, ये हो जाएगा। लंग्स तो है ही और ब्रोंकाई भी होता है, बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मेडुला ऑब्लंगाटा ये जो हमारे ब्रेन का जो थर्ड पार्ट है, हाइंड ब्रेन जिसे बोलते हैं, इसी का ये पार्ट है मेडुला ऑब्लंगाटा। इसी से जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ये कनेक्ट होता है। एक उत्तल दर्पण के सामने, यहाँ फिर से उत्तल दर्पण है, इसके सामने कोई वस्तु रखी हुई है, किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा? क्या सब मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले? सीधा होगा, सीधा आभासी होता है, छोटा होता है या फिर बहुत छोटा होता है, छोटा होता है या फिर बहुत छोटा होता है, बिंदु के आकार का। छोटा कहाँ पर बनेगा? फोकस पर। बहुत छोटा कहाँ पर बनेगा? पोल और फोकस के बीच में। फोकस पर कब बनेगा? जब वस्तु होगा अनंत पर। और ये कब बनेगा? जब वस्तु हो अनंत और ध्रुव के बीच कहीं पर। ये जो है हमारा इमेज का पोजीशन है और ये ऑब्जेक्ट का। तो अब देखते हैं विकल्पों को। देखो समान आकार का काट दो यहाँ पर, ध्रुव और फोकस के बीच यानी कि पोल और फोकस के बीच सही है। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ये भी सही है। यहाँ देखो प्रकाशीय केंद्र सी, प्रकाशीय केंद्र को हम सी से नहीं दिखाते हैं, वक्रता केंद्र को दिखाते हैं, वक्रता केंद्र को दिखाते हैं। और देखो यहाँ वास्तविक लिखा हुआ है तो ये भी काट दो। एक है फोकस पर, फोकस पर तो बनता है, आभासी भी होता है, सीधा भी होता है, छोटा भी होता है। लेकिन हम यहाँ पर डी नहीं टिक मारेंगे क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रखी हुई है। अगर यहाँ लिख देता कि अनंत पर रखी हुई है तब हम डी को टिक मारते हैं। अगर बोलता है कि अनंत पर वस्तु है, उत्तल दर्पण के सामने अनंत पर है, तब हम डी को टिक मारते हैं। अदरवाइज आपको यही समझना है कि अनंत और ध्रुव के बीच में वस्तु को रखा गया है। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका मुख्य घटक ब्यूटेन होता है। मेंडल ने किस आधार पर युग्मकों की शुद्धता का नियम दिया, यानी कि लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स का नियम दिया? ये दिया था मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर, एक संकरण के आधार पर, यानी एक एक लक्षण को लेकर के क्रॉस करवाना, उसी को बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने 3 नियम दिए थे, प्रभाविकता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, यानी कि युग्मकों के शुद्धता का नियम। ये जो 2 नियम है ये दिए गए थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर, और ये वाला जो नियम है ये दिया गया था डाई हाइब्रिड क्रॉस के आधार पर। तो ये चीज़ जो है आप ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। मनुष्य के लिए ध्वनि का श्रव्य सीमा है, ऑडिबल जो रेंज है ह्यूमन के लिए वो क्या है? मनुष्य 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक के साउंड को सुन पाता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज के साउंड को सुन पाता है। अगर साउंड की फ्रीक्वेंसी, ध्वनि की जो आवृत्ति है 20 किलो हर्ट्ज या फिर 20,000 हर्ट्ज बोल दो, इससे ज़्यादा है उसे हम लोग प्रश्रव्य ध्वनि बोलते हैं, और 20 हर्ट्ज से अगर कम है इसे हम अवश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। अवश्रव्य बोले तो इंफ्रासोनिक और प्रश्रव्य बोले तो अल्ट्रासोनिक। वह समूह जो प्रथम आयनीकरण क्षमता को सही क्रम दर्शाता है। आयनीकरण क्षमता को ही हम लोग आयनीकरण ऊर्जा बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं।
आयनीकरण क्षमता बोल दो, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी बोल दो, या फिर आयनीकरण ऊर्जा बोल दो। ध्यान में रखिएगा आप, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं, जब हम आवर्त में बाएं से दाएं जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। जब हम समूह में ऊपर से नीचे आते हैं तब आयोनाइजेशन एनर्जी घटती है। यहाँ प्रथम शब्द लगा हुआ है, तो जो आप ऑर्डर याद रखते हो, यानी जो मैंने अभी आपको बताया, ये प्रथम आयनीकरण क्षमता का ही होता है, यह प्रथम आयनीकरण क्षमता का ही होता है। जैसे मान लीजिए कोई एटम है X, ठीक है, कोई एटम मान लो X है, हम यहाँ से क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे। जब हम एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, मतलब ये क्या हुआ, आयन बन गया। तो आयनीकरण ऊर्जा का मतलब यही हुआ कि एक उदासीन परमाणु को हम आयन में कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी हम उसे आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे, आयनीकरण ऊर्जा बोलेंगे। क्योंकि यहाँ पर हम पहली बार इलेक्ट्रॉन निकाले हैं, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया, पहली बार इलेक्ट्रॉन को निकाला, इसीलिए यहाँ पर प्रथम शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि पहली बार इलेक्ट्रॉन को निकालने में एनर्जी लगी, उसे हम फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। वही मान लो यहाँ पर जो X प्लस है हमारा, यहाँ से हम एक बार फिर से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे, एक और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेंगे तो इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आएगा, यानी कि +2 आएगा। हमने एक और इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया। अब हम यहाँ पर जो एनर्जी देंगे ये हो जाएगा IE2, यानी कि सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर हम फिर से निकालेंगे तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। ये मतलब होता है प्रथम, द्वितीय और तृतीय का। ये जो ट्रेंड आप याद रखते हो, ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का होता है, प्रथम आयनीकरण ऊर्जा का होता है, और यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग विकल्पों को देखते हैं कि किस प्रकार से दिया हुआ है प्रथम आयनीकरण क्षमता के लिए। पहला है जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन। ये तीनों एक ही समूह के अंदर आते हैं, ये तीनों एक ही समूह के अंदर आते हैं, समूह 14 में। कार्बन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है। मैंने अभी आपसे कहा जब हम समूह में ऊपर से नीचे आएंगे तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये घटती है। तो यहाँ लिखा हुआ है कि बढ़ती है, तो गलत हो जाएगा। उसके बाद है पोटेशियम, सोडियम, लिथियम। यहाँ पर आ जाओ, लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है। जब हम नीचे आएंगे आयोनाइजेशन एनर्जी घटेगी, यानी इस हिसाब से लिथियम का सबसे कम होना चाहिए, सॉरी लिथियम का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लिथियम का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि घटेगी तो लिथियम का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर सबसे कम है। उसके बाद आ जाओ बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन। यहाँ है देखो बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये एक ही आवर्त के तीनों तत्व हैं। तो जब हम आवर्त में ऐसे चलेंगे तो जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये बढ़ती है, यानी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन के पास, उससे कम कार्बन और उससे कम बोरोन के पास। यहाँ पर देखो बोरोन के पास सबसे ज़्यादा लिखा हुआ है, ये भी नहीं होगा। उसके बाद है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम ये समूह 2 के तत्व हैं, तीनों के तीनों। तो यह बेरिलियम, यह मैग्नीशियम, यह कैल्शियम, जब हम ऊपर से नीचे आएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी ये घटेगी। इस हिसाब से बेरिलियम का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, उससे कम मैग्नीशियम का और सबसे कम कैल्शियम का। ये हमारा आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होती है? उड़ता हुआ वायुयान, इसके पास गति है, गतिज ऊर्जा होगी। गिरता हुआ नारियल, गति है, गतिज ऊर्जा। दौड़ता हुआ धावक के पास गति है, गतिज ऊर्जा। इन सब के पास गतिज ऊर्जा। बांध का पानी में है स्थितिज ऊर्जा। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को डैश कहा जाता है। मांसपेशियों की क्रिया से उत्पन्न बल को पेशीय बल बोलेंगे। निम्न में से ऊर्जा के रूपांतरण के संबंध में गलत है। तो जो इलेक्ट्रिक बैटरी होती है उस बैटरी में केमिकल एनर्जी होती है और वही केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, ये सही है, हमसे गलत पूछा गया है। ऊष्मीय शक्ति संयंत्र, यहाँ पर इसका मतलब है थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट में जो हीट एनर्जी होती है, ऊष्मीय ऊर्जा होती है, इसको कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी में, यांत्रिक ऊर्जा में, और फिर ये यांत्रिक ऊर्जा जो है कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में। तो ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये भी सही है। इलेक्ट्रिक हीटर, हीटर में आप करंट पास करवाते हो, यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हो और वहाँ से हम लोग ऊष्मा लेते हैं, यानी कि हीट एनर्जी। यहाँ लिखा हुआ है यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, तो ये गलत हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी देते हैं, वहाँ से प्रकाश निकलता है, तो प्रकाश ऊर्जा में, ये भी सही है। डैश की अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है, यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इसी को हम लोग एनॉक्सी रेस्पिरेशन यानी कि
प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? ये हो जाएगा फाइबर बोर्ड। जो ऑडिटोरियम होता है वहाँ पर बहुत सारे लोग बैठे होते हैं सुनने के लिए। स्टेज पर जो भी इंसान बोल रहा है उसको सुनने के लिए बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। तो ये वहाँ पर सुनिश्चित करना होगा कि जो सामने वाला बोलेगा वो क्लियरली सुनाई दे लोगों को। ऐसा नहीं है कि वो एक बार हेलो दोस्तों बोलेगा तो हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों इस तरह से इको होगा, मल्टीपल रिफ्लेक्शन होगा साउंड का। तो एक शब्द होता है अनुरण जिसको हम बोलते हैं रिवर्बरेशन। मल्टीपल इको को, ठीक है, मल्टीपल इको यानी कि बार बार इको करेगा, बार बार इको होगा। एक बार हेलो बोलेगा तो कई बार हेलो 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 होता रहेगा, ये होता है मल्टीपल इको। और मल्टीपल इको को हम लोग अनुरण बोलते हैं। बहुल प्रतिध्वनि को हम लोग अनुरण बोलते हैं। तो इसी अनुरण को कम करने के लिए सभा भवन की छतों तथा दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे कि संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगे होते हैं ताकि साउंड को एब्जॉर्ब कर ले, टकरा करके वापस न जाने दे। जो ध्वनि है उसको अवशोषित कर ले, टकरा करके वापस न जाने दे। ये हमारा पार्ट 37 है जो कि यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच।